नेपाल के नौजवानों ने क्या क्रेजी कर दिया, पर क्यों किया ये उतना 9 आउट ऑफ 10 रीजन नहीं था। Because people are saying this is for social media. No, this is for like corruption. Because our like child, like our brother and sister, like 17, 18, they just died. they've just been shot. They're murdered. Yeah, I know. हाँ, इतनी सी बात, पर ये समझ भी आता है ना, क्योंकि नेपाल एक नया डेमोक्रेसी है। 2006 को लोकतंत्र आंदोलन करके इन्होंने मोनार्की गिरा दी और 2008 से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए और देश का सारा कंट्रोल जनता को दे दिया। लेकिन जनता कोई पावर समझे ना है और जनता के मूड स्विंग ने गवर्नेंस की पीसीओडी लगा दी। 17 साल के टाइम पीरियड में 13 बार सरकार बदल गई और बदली भी क्या, मतलब 2-3 लोगों के बीच में पासिंग द पार्सल खेल रहे थे। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। पर ये समझ भी आता है, नया डेमोक्रेसी है ना। इनको लगा मोनार्की जाएगी और फटाक से डेमोक्रेसी आ जाएगी, पर इनको ये नहीं पता था कि कागज में डेमोक्रेसी होने से देश डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। इतने सालों से जिन लोगों ने पावर एंजॉय किया, जिन्होंने सारा सुख सुविधा उठाया, मोनार्की वाला पूरी राजा वाली लाइफस्टाइल जी है, तुमको लगता है एकाएक वो मोनार्की से हट के डेमोक्रेसी पे आ जाएंगे? तुम्हारी डेमोक्रेसी उतनी मैच्योर नहीं हुई है कि उनके अंदर पेनिट्रेट कर सके जो अभी भी अंडर एज मोनार्की में जी रहे हैं। हमको देखो यार, हम 78 साल पुरानी डेमोक्रेसी है और अभी तक हमारे देश के नेताओं के अंदर से वो एंटाइटलमेंट नहीं गया है। कभी वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं कि इनको अब श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया नहीं श्रीमंत बोलो, अपने ऑफिशियल बुकलेट में श्रीमंत लिखवा देते हैं, राजा साहब के नाम से वोट मांगा जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये आसान नहीं होता है। इवन तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी जो प्रिविलेज है वो तो है ना। एक राजा कैसे डाइजेस्ट कर ले कि अब वो राजा नहीं रह गया, उसको नॉर्मल लोगों की तरह बुला सकते हैं। अब 4 लोग उससे नहीं डरते हैं, क्योंकि अगर आपको पावर मिलेगी तो आप एक उसका सही इस्तेमाल करना तो सीखोगे नहीं, पहले उसको मिसयूज करोगे उसके लिमिट्स जानने के लिए, एंड देन ट्रायल एंड एरर के जरिए आप पूरी तरीके से उसको इस्तेमाल करना सीखोगे। जैसे कि मान लो कोई अगर आईपीएस ऑफिसर अपना काम कर रहा हो तो उसे सिखाना पड़ता है कि काम कैसे किया जाता है। देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है, तो इस नजरिए से अजित पवार जी ने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पास। जैसे किसी को अगर अपनी दरियादिली दिखानी है तो उसके आसपास गरीब लोगों का होना जरूरी है और इसलिए ऐसा क्लास डिवाइड एग्जिस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से पप्पू यादव जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दरियादिली दिखा रहे हैं, गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए, उन्हें जानवरों की तरह अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ाते हुए उन गरीबों को उनकी गरीबी, उनकी जरूरत, उनके हालात, उनकी लाचारेपन का एहसास दिला रहे हैं। वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से आप पीक ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल सेट करते हैं और जब उन्हें यह एहसास होगा तभी तो वो बेहतर बन पाएंगे। मुझे लगता है कि नेपाल को हमारे मिनिस्टर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे ही थोड़े से हालात टेंस्ड होते हैं वो पैनिक करने लग जाते हैं। 14 people are dead and dozens more injured after police opened fire on mass demonstrations against a sweeping government ban on social media. बच्चों को गोली मरवा दिया यार उन लोगों ने, वो भी सिर में। ये सही तरीका नहीं है। ये कोई ऐसी हरकत है जो कोई नई डेमोक्रेसी वाली कंट्री करेगी, पर हम तो मैच्योर डेमोक्रेसी है ना, तो हम अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उन्हें मौका देते हैं अनएम्प्लॉयड रख के, उनकी सालों की मेहनत के बाद एग्जाम्स में धांधली करके, कॉम्पिटिशन्स को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को ना बना के। उन्हें अगर आप इनफ रीजंस दोगे कि क्यों खुद ही मरना ज्यादा बेटर है रादर देन कोई तुम्हें मार दे, देन सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। क्योंकि अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कुछ ना कर पाओ और आपके मेरिट्स भी नाम मात्र के रह जाएं, तो आप खुद ही को दोष दोगे ना। ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स को गाली दे दोगे, पर कभी अपनी एनवायरनमेंट को गाली नहीं दोगे। भले ये सेम सिचुएशन के साथ अगर आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्री में होते तो आपके पास कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी, आप पॉसिबली बेटर लाइफ जी सकते थे वहां। जो हम आसानी से कर सकते थे वो हम इतनी मेहनत के बावजूद नहीं कर पाते हैं। लाइफ में तुम कुछ भी अचीव करोगे नहीं करोगे वो तो तब का सवाल है ना जब तुम्हें मौका मिलेगा। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो तुम बाय डिफॉल्ट फेलियर हो भाई। पर आई थिंक कि हमारी किस्मत है जो हम बदल नहीं सकते कि हम एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नेंस के कारण ढंग का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन जो एक मोरल लेसन इस चक्कर में हम इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि गवर्नमेंट हमें इन सब चीजों के जरिए ये सिखा रही है कि दूसरों की खुशी में खुश कैसे रहा जाता है। लेकिन तुम लोग इतने स्वार्थी हो कि इस बात को डाइजेस्ट करने के बजाय तुम चले जाते हो प्रोटेस्ट करने के लिए, जिससे कि सरकार को बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे सड़क में उतरने से। फार्मर्स को देख लो, हमारे देश के साल भर से ज्यादा प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने। एक पॉइंट पे तो मीडिया ने उन लोगों को टेररिस्ट ही बना दिया। दिल्ली बॉर्डर पर इतनी सिक्योरिटी रख दी जितनी अगर पहलगाम में रख देते ना तो शायद ये चीजें होती नहीं जो हो गई। कि जितना जल्दी हो सकता है नोटिफिकेशन दे दिया जाए। छात्रों का कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूटा है, इसी वजह से छात्र जो है रोड पे आए। तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम प्रोटेस्ट से ज्यादा कर क्या सकते हो। एसएससी के लिए प्रोटेस्ट किया गया, पर अपनी खामियां सुधारने के बजाय उन लोगों ने क्या किया, ये आउटकम मिला, टीचर्स पे लाठी चार्ज हो। नियम कानून बदल दिए जिसके तहत अब उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बिकॉज गवर्नमेंट नोज कि तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते उनका। सड़कों पे चीखोगे, चिल्लाओगे, रोगे, गाओगे, सो जाओगे, बस।
माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। अगर लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं तो उन्हें डांटना दबाना नहीं होता। ये कोई ऐसी हरकत है जो नई नई डेमोक्रेसी वाली कंट्री करेगी। एक मैच्योर डेमोक्रेसी को पता होता है कि अब जनता को एक नया डिस्ट्रैक्शन चाहिए, एक नया आइटम चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि एक दो लोगों में ही दिमाग होता है। पॉपुलेशन एज अ होल एक चूतिए बच्चे की तरह होती है। उनकी पेरेंटिंग करने की जरूरत होती है। बी अ गुड पेरेंट। जैसे रिसेंटली अपोजिशन पार्टी वोटिंग स्कैम एलिगेशंस का मसाल लेके खड़े हुई और ईसीआई के पिछवाड़े में आग लगा दी, लेकिन उस आग का धुआं रूलिंग पार्टी की आंखों में आंसू लेके आ गया। गए ना भाई, यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूँ क्या था। जिसको बुझाने के लिए कुत्तों को आके मूतना पड़ा। अब ये तो रोहित मेहरा को उसका बाप नहीं भी बताता तब भी इसको समझ आ जाता कि सुप्रीम कोर्ट में 88,147 केसेस जो कि ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं अभी, उसमें से ये डॉग वाला केस उठाना कुछ तो दाल में खाला है। वो भी ये जानते हुए कि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और लोग इसको लेकर सेंटिमेंटल है, उसमें इतना रफ डिसीजन दे देना कि लोग सेंटी और मेंटल दोनों हो जाएं। It all feels like a greatly executed distraction। अभी जब चुनावी माहौल चल ही रहा है तो हमारे देश के पीएम के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़कर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस प्रकार से मेरी माँ को एक ऐसे एरिया में जहां लोगों ने सालों से हिंसा के अलावा और कुछ नहीं देखा, वहां लोग बुला बुला के थक गए कि कोई तो ऑफिशियल आओ, कोई तो हमारे मामले की संज्ञान लो, किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को अटेंशन और सोल्यूशन मिले। वहां देश के पीएम सालों बाद जाते हैं। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। और ये जो स्ट्रगल फॉर लैंड अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल पावर की वजह से जो वायलेंस हो रहा है, जो अंधकार वहां मचा है, उसको एड्रेस करने की बजाय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है। Register the anguish, the pain, the hopes and the aspirations of the people that we represent. But when that was not granted, honestly, we felt a little disappointed, and the people also felt hugely disappointed because our Prime Minister is not willing to meet their representatives at least for 10 minutes. Well, it is good that he came and he consoled those people in the IDP camps. That was a healing gesture. We appreciate that aspect of it. But honestly, it felt short of what we were anticipating and what we had expected. काश नेपाल की गवर्नमेंट को भी ये स्क्रिप्ट पता होता तो वो बेशर्मों की तरह थोड़ा सा और टॉलरेट कर लेती। ऐसे रिजाइन करके भागना तो नहीं पड़ता कम से कम। पर कहाँ से पता होगा उन्हें सब? नया नया डेमोक्रेसी है ना। गवर्नमेंट को तो हर देश की जनता क्रिटिसाइज करती है, पर उसके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाना, वो चाहते तो एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह यहाँ बिहेव कर सकते थे। उन्हें कुछ नहीं करना था सिवाय इग्नोर करने की। अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट हर किसी की बात सुनने लग गई तो चल के देश भैया। अगर फिर भी बात ना बने तो कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करा लो, एक रीजन दो उन्हें आपस में लड़ने के लिए। वैसे भी यूथ अनएम्प्लॉयड है ही, तो अगर वो दुनिया के चौंसलों में व्यस्त रहेगी तो कभी वो एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर नहीं करेगी, और जब उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो यूनाइट ही नहीं होंगे, और जब यूनाइट ही नहीं होंगे तो दिक्कत ही किस बात की फिर। अगर फिर भी ऐसा गवर्नमेंट आपको लग रहा है कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, तब भी आपको एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह बिहेव करते हुए सेंसरशिप करना है इंटरनेट का, बस और कुछ नहीं। जैसे रिसेंटली 16 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक नोटिस इशू किया जिसके तहत यूट्यूब और इंस्टाग्राम से वो सारे कंटेंट जो कि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर अडानी के लिए प्राइमा फेशियल डिफेमेटरी हो सकते हैं, उन्हें उड़ाने को कह दिया। ऐसे कुछ सालों पहले 2021 के आईटी रूल में चेंज लाया गया, जहां गवर्नमेंट बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेक डाउन कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भेजे गए मैसेज को लोकेट भी किया जा सकता है। और जैसा नेपाली गवर्नमेंट करना चाहती थी, इंडियन गवर्नमेंट करके बैठी है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनकी बात नहीं मानेगी तो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिनको सरकार जेल में डाल देगी। ऑफ कोर्स ये सब देश की भलाई के लिए किया जा रहा है। उल जुलूल गतिविधि कर रहे हैं जो लोग, उनको टैकल करने के लिए है ताकि हमारी शांति भंग ना हो। गवर्नमेंट तुम्हें ट्रैक क्यों करेगी और क्रिटिसाइज करने पर तुम्हारे अकाउंट क्यों उड़ाएगी? तुम फार्मर प्रोटेस्ट पे थोड़ी बोलोगे, और ना ही तुम कोई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो जो मोदी जी के अगेंस्ट है, ना ही तुम कोई जर्नलिस्ट हो जो तुम्हें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से डरना चाहिए कि वो आईटी रूल 2023 के अमेंडमेंट के तहत तुम्हारे पे फैक्ट चेक करके तुम्हारे पोस्ट और रिसर्च को फेक बता देंगे। नहीं तुम कोई टैक्स पेयर हो जो तुम्हें न्यू इनकम टैक्स 2025 के प्रोविजन के तहत अगर तुम सही से टैक्स नहीं भरोगे तो आईटी डिपार्टमेंट तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करेगी। और कौन सा तुम अपने बाप की औकात से ज्यादा की लग्जरी लाइफस्टाइल को फ्लेक्स कर रहा है सोशल मीडिया पे कि डाउट हो जाए बाकियों को कि कहां से आया है पैसा। देखा है कभी हमारे देश के नेताओं के बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे हैं उन्हें फ्लेक्स करते हुए? कभी देखोगे भी नहीं, क्योंकि हमारे देश के नेताओं को एटलीस्ट इतना तो पता है कि पैसे छुपाए कैसे जाते हैं। लानत है ऐसे नेता होने पे जो अभी तक पैसा छुपाना ना सीखा हो। काश ये ज्ञान नेपाल के नेताओं पे भी होता तो वो अपने बच्चों
खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल लगा पाते। पर नई नई डेमोक्रेसी है ना, करप्शन जैसे छोटे से मैटर के लिए इतना बड़ा बवाल कर दिया। रील्स पे एंटी करप्शन मिनिस्टर के आलिशान घरों को दिखा के बोल रहे हैं कि वो करप्ट है। अरे वो उनकी मेहनत की कमाई की है भाई। तुम गरीब हो तो क्या सबके सब गरीब रहे? ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा से देश नहीं चलता है। कोई अमीर बनेगा तो उसके पास जो वेल्थ है वो किसी के हिस्से का ही वेल्थ आएगा, तो कोई दूसरा तो गरीब बनेगा ही ना। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चलते रहता है, वो कंसर्निंग पार्ट नहीं है। कंसर्निंग पार्ट ये है एटम स्टेबल है कि नहीं। अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो अगर अमीर बनने के लिए तुम्हें किसी का हिस्सा खाना पड़ रहा है तो इसमें कुछ गलत थोड़ी है। लॉजिकली देखो ना, तो इस तरीके से देखा जाए तो करप्शन कुछ गलत नहीं है। कोई नेता कोई ब्यूरोक्रेट अगर करप्शन कर रहा है तो कहाँ जा रहे हो पैसा? अपने देश में ही तो रह रहा है ना, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन लोगों के अंदर का जलन और नाकामयाबी इस स्किल को अप्रिशिएट करने ही नहीं देता। तुम खुद ही सोचो, जो लोग फॉरेन कंट्री में मेहनत करने जाते हैं, अपने परिवार वालों को जीवन यापन के लिए पैसे भेजते हैं, उसे आप मिडवे ऐसे सेटल करते हैं कि आपकी पैसिव इनकम बन जाती है। तो ये स्किल नहीं है तो क्या है? भले ही लोग सरकारी नौकरी में है, लेकिन माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए। यही चीज हमारे देश में भी होती है, बट इन अ मोर मैच्योर वे। ऑफ कोर्स हम मैच्योर डेमोक्रेसी है ना। सरकार इन सीटू स्किल प्रमोशन पे ध्यान दे रही। वो अंदर ही अंदर एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर चुकी है जहाँ पर एम्प्लॉइज मल्टीपल तरीके सीखते हैं पैसिव इनकम के। जैसे कोई फाइल जमा करने आया तो उसे 100-200 ले लिए एज अ सिक्योरिटी चार्ज, फिर उस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 500,000 रुपए ले लिए प्रोसेसिंग फीस, देन उस फाइल पर काम करने के लिए 5 से 10,000 ले लिए डिपेंडिंग अपॉन द केस, अतिक्रमण की फर्जी नामांतरण है, रेगुलर फीस, और इस तरीके से मल्टीपल लेवल पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और हाँ, उस केस की अगर आपको ट्रू कॉपी चाहिए तो उसके लिए अगेन 1000 से 2000 रुपए स्टेशनरी चार्जेस लगते हैं। पर ये सब चीजें ना ट्रेनीज के लिए होती है, छोटे प्लेयर्स के लिए होती है। अगर आप बड़े प्लेयर हैं, आपके पास कहीं ज्यादा स्किल है, तो आप बड़े बड़े टेंडर्स के साथ खेल सकते हैं, आपको करोड़ों कमाने का मौका मिल सकता है। सो इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो स्काई इज द लिमिट भाई। आप कितने भी पैसे यहाँ कमा सकते हो, बस आपको इनफ स्किल्स आने चाहिए। यू माइट से कि गवर्नमेंट ऑफिस सोशलिस्ट होता है, पर जो सिस्टम है वो तो कैपिटलिस्ट है ना। ऑल्दो ये सिस्टम काफी अच्छा है और काफी स्किल्ड प्लेयर्स हैं इसमें, पर स्टिल इसमें कुछ बग्स हैं जो कि हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज को कई बार काट देते हैं। बट द होल सिस्टम इन इटसेल्फ इज वेरी रोबस्ट। अगर ये सिस्टम स्मूथली ऑपरेट करेगा तो एक गरीब खून के आंसू रोके ही घर जाएगा। देयर इज अ रीजन कि करप्शन को ग्रीस क्यों बोला जाता है इकोनॉमी का। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मतलब इट्स नॉट मॉरली गुड, बट एज एन इकोनॉमिस्ट करप्शन इज ग्रीस ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि वही लगा कि सरकार जनता को, और ये चूतिए लोग कंप्लेन करने जाते हैं उसी सिस्टम से जिसका ये पार्ट है। तो इससे अल्टीमेटली सिस्टम का ही फायदा होता है, क्योंकि ये जो फीडबैक लूप की तरह काम करती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप कंप्लेन करने जाओगे तो या तो प्रॉब्लम नहीं मिलेगी या तो आप नहीं मिलोगे। अभी इस फ्रेम के एक हिस्से में विजिबल स्पेक्ट्रम के 7 कलर हैं और एक तरफ कुछ नहीं। अब लोग इस कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस को दुनिया की हर डाइकोटमी से जोड़ देते हैं। ठंडा गरम, सही गलत, सीरियस अनसीरियस, सोफिस्टिकेटेड अनसोफिस्टिकेटेड, पुण्य पाप, जो भी सही लगे उनको। पर तुम ध्यान से देखो, इस सीरियस डिफरेंस के बीच में एक लाइन दिख रही है। दिख रही है होगी तो ना दिखेगी। नेपाली गवर्नमेंट ने थोड़ी सी गांठ पट्टी में बच्चों पे गोली चलवा दी यार। अब ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? फूंक दी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जला दी सारी फाइलें। क्या न्यायालय, क्या पार्लियामेंट, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सबके सबकी माँ की आंख कर दी। 1500 से ज्यादा कैदी भाग गए, टोटल 72 लोग मर गए, हजारों लोग इंजर्ड हो गए। फॉर्मर पीएम की बीबी को जला दिया। फुल गर्मा गर्मी का माहौल, इतना एंगर, इतना फ्रस्ट्रेशन की लोगों में कंट्रोल ही नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर के तो लौट लगा दिए। लोकल बिजनेसेस, मॉल कॉम्प्लेक्सेस सब लूट दिया। और वहीं कुछ लोग रील बना रहे हैं, मजे उठा रहे हैं प्रोटेस्ट के। जान बनेगा डॉन। हाँ ही चल रहा है। फुल ऑन बकचोदियां हो रही है। कोई फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट के लिए नर्वस हो रहा है, कोई ऑरा फार्मिंग कर रहा है, एक तो कीबोर्ड और मॉनिटर लेके भाग रहा था। नेक्स्ट पीएम को डिस्कॉर्ड में चूज कर रहे हैं, हाँ क्योंकि पार्लियामेंट तो फूंक दिया ना। और इन सब के बाद साफ सफाई भी कर रहे हैं। ये क्या था? अब तुम लोगों की बारी। कमेंट सेक्शन का सही उपयोग करो और अपने ओपिनियंस थ्रो कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप में तो भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूं भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? खड़े होइए। क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो। किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े। सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। जो अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा। वो शायरियां सुना कर तालियां बटा। लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में?
सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं, हरियाणा जाते हैं वहां से भगाए जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी, सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में हैं, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब वो अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या?